आनंद आया। अलग बोल और कहने का अंदाज भी कितना अलग है। ताल वाद्यों की तो बात ही कुछ अलग है, पर भैया अधिकतर अवनद वाद्य संगत के ही रूप में बजाए जाते हैं। सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर कोई और वजह भी है क्या? हाँ कार्तिक, और भी इसके कारण है। संगति करते समय इन वाद्यों पर विशेष महत्व के बोल बजाए जाते हैं ताकि गायन, वादन, नृत्य समय के अनुशासन में बंधे रहें और उनमें बिखराव पैदा न हो। ताल के बारे में विशेष जानकारी हम पंडित विजय शंकर मिश्र जी से प्राप्त करते हैं। तो पंडित जी, ताल के बारे में बच्चों को कुछ विशेष बातें आप बताएं। जरूर। ताल शब्द की उत्पत्ति जो है तल धातु से हुई है, जिसका अर्थ है आधार, अर्थात ताल के आधार पर ही गायन, वादन और नृत्य की प्रस्तुति होती है। संगीत में समय मापने का जो साधन है उसको ताल कहते हैं। यह ताल विभिन्न मात्राओं, विभागों, तालियों और खालियों के संयोग से बनता है। इसे समझने के लिए हम एक कोई ताल ले लेते हैं। मंजरी भैया, मैं झपताल बोलती हूँ। हाँ ठीक है। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। अब इसको तबले पे सुनते हैं। तो बात समझ में आ गई? जी भैया। तो फिर कोई एक दूसरा ताल करके दिखाओ। हाँ दुगुन। भैया, मैं कहरवा करके दिखाती हूँ। कहरवा 8 मात्रे का ताल है और इसमें 1 मात्रे पे ताली और 5वें मात्रे पे खाली है। धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, धा, गे, न, ती, न, क, धी, न, धा। शाबाश। ये लय क्या है? संगीत में व्यतीत हो रहे समय की गति को लय कहते हैं। और मेरा मानना यह है कि सिर्फ संगीत ही नहीं, पूरी सृष्टि लय पर केंद्रित है। जैसे स्वस्थ मनुष्य के दिल की धड़कन, उसके हाथों की नाड़ी की गति, घड़ी की टिक टिक और पृथ्वी का अपनी धुरी पर निश्चित गति से घूमना, ये सब अच्छे लय के उदाहरण हैं। इसको समझने के लिए हम फिर कोई एक ताल ले लेते हैं। एक ताल ले ले। धिन धिन, धा गे, तीर कीट तुन ना, कत ता, धा गे, तीर कीट धी ना, धिन। इसे आप बजाकर दिखाएंगे सुधीर जी? जी। भैया, लय के कितने प्रकार होते हैं? लय के मुख्य रूप से 3 प्रकार माने गए हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। इसे हम इस तरह समझते हैं, जैसे एक ताल को इस तरह से विलंबित, मध्य और द्रुत लय में दिखाएंगे। धिन धिन, धा गे, तीर कीट तू ना, कत ता, धा गे, तीर कीट धिन ना, धिन। ये मध्य लय है जिसका आमतौर पर प्रयोग होता है, जिसकी गति न तो बहुत धीमी है और न तो बहुत तेज। सुधीर। लेकिन इसी की गति को जब हम और धीमी कर देते हैं, जिसमें एक मात्रा से दूसरे मात्रे में जाने में थोड़ा विलंब लगता है, तो उसे विलंबित लय कहते हैं। जैसे धिन धिन, धा गे, तीर कीट तुन ना, कत ता, धा गे, तीर कीट धिन ना, धिन। सुधीर जी तबले पे। धिन
मध्य लय से दुगनी लय द्रुत लय की होती है। उसको इस तरह करेंगे, धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना धिन धिन धागे तिर किट तू ना कत ता धागे तिर किट धी ना धिन। सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि विलंबित लय से दुगुनी गति मध्य लय की होती है और मध्य लय से दुगुनी गति द्रुत लय की होती है। भैया, ताल वाद्यों की विविधता के बारे में कुछ बताइए। हमारे देश में हर प्रांत में और हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ताल वाद्य पाए जाते हैं। जैसे शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत के लिए पखावज और तबला, वैसे ही लाइट म्यूजिक जिसको लोक संगीत कहते हैं उसके लिए ढोलक, मंजीरा आदि वाद्यों का प्रचलन है। जहां हम उत्तर भारत में पखावज और तबले का प्राधान्य देखते हैं, वहीं साउथ इंडिया दक्षिण भारत में मृदंगम का प्रचलन है। अगर हम भारत के पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं तो वहाँ मर्दल नाम का साज लोग बजाते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है मृदंग या मर्दल का शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं भैया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी से बने हुए। जी भैया, इसका मतलब शुरू शुरू में ये वाद्य मिट्टी के बने होते होंगे? हाँ मंजरी, शुरू में मिट्टी के खोखले पात्रों पर चमड़ा मढ़कर वाद्यों का निर्माण होता था। कालांतर में लकड़ी और धातुओं का प्रयोग कर इस साज को बनाया गया। अब प्रचलन इसका ज़्यादा है मेटल और लकड़ी का। अब ये तबले की जोड़ी है, कहीं कहीं तुम्हें बायां मिट्टी का दिख पड़ेगा। भैया, तबले की शुरुआत के बारे में कुछ बताइए। हाँ, यह एक जटिल प्रश्न है, फिर भी मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ। तबला संबंधी नवीनतम खोजों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अति प्राचीन काल का पुष्कर ही आधुनिक युग का तबला है। पुष्कर के आविष्कार के साथ ही अवनद्यवाद्य जगत में एक प्रकार की क्रांति आई। पुष्कर वह पहला वाद्य था जो हाथ से बजता था। इसके पहले के सारे वाद्य लकड़ी या गाय बैल की पूंछ से बजाए जाते थे। पुष्कर के मुख पर नदी किनारे की श्यामा मिट्टी लगाकर उसमें तरह तरह के बोलों को बजाने की व्यवस्था पहली बार की गई और इसमें लकड़ी के गट्टों को लगाकर अलग अलग स्वरों में मिलाने की व्यवस्था भी पहली बार हुई। ये सारी विशेषताएं हम आज के तबले में पाते हैं। नदी किनारे की श्यामा मिट्टी की जगह उसका बहुत ही परिष्कृत रूप स्याही के रूप में हम आज देखते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि तब का पुष्कर ही कुछ बदले स्वरूप के साथ आज का तबला है। अच्छा भैया, पुष्कर से इसका नाम तबला कैसे पड़ा? मुझे लगता है कि मुगल काल में पुष्कर का नाम तबला पड़ा। ईरान में तबल और तबलजंग जैसे कई वाद्य प्रचलित हैं जिनका मुख ऊपर की ओर होता है। मुगलों के भारत में आवागमन के पश्चात ईरान और भारतीय संस्कृति के समन्वय के फलस्वरूप यह वाद्य आज के तबले के रूप में विकसित और प्रचलित हुआ। यह तबले की तैयार जोड़ी है। अब तबले में इस पोर्शन को स्याही जो है इसको स्याही बोलते हैं। तबले के इस पोर्शन को स्याही बोलते हैं और ये गट्टा कहलाता है। ये बायां जो पहले मिट्टी का होता था अब मेटल का होता है। तो चलो देखते हैं तबले की जोड़ी कैसे तैयार होती है। तबले को मढ़ने के लिए चमड़े के गोल टुकड़े काटे जाते हैं। ये गोल टुकड़े कहलाते हैं पूड़ी। चमड़े की इस पूड़ी को पानी में भिगोकर नरम करते हैं। अब इसमें छेद करना आसान है। इन्हीं छेदों में रस्सी गूंथी जाती है दोनों ओर से। इसी पर तैयार होगा गजरा।
तबले के लिए अधिकतर सागवान, शीशम, आम, कटहल या खैर की लकड़ी काम में लाई जाती है। बिल्कुल ठीक समझे, संतुलन के लिए ही इसे तले में लगाया जाता है। चमड़ा मढ़कर रस्सियों को अच्छी तरह खींचकर कसते हैं। तबले पर चमड़े की 2 परतें मढ़ी जाती हैं। एक परत को उभार कर निशान लगाते हैं और उसे तेज धार वाले औजार से काटते हैं। यही लगाई जाएगी स्याही। तबले में स्याही पूड़ी के बीच में होती है और बाएं में किनारे से 1 या 1.5 इंच की दूरी पर। जब भी तबले की जोड़ी देखें, ध्यान दीजिएगा। इसे पानी में भिगोकर मुलायम कर अच्छी तरह गूंथा जाता है। अब ये तैयार हुआ गजरा। नमूने के तबले से गजरा लगी पूड़ी को उतारकर अब असली तबले पर लगाया जाता है। गजरे से ही गूंथी जाती है चमड़े की पट्टियां। चमड़े की इन पट्टियों को अच्छी तरह कस दिया जाता है। पूड़ी के बीच वृत्ताकार स्याही लगाकर उसे अच्छी तरह से दबाकर चिपकाया जाता है। इन्हीं चमड़े की पट्टियों के नीचे लगाए जाते हैं लकड़ी के गट्टे। इन गट्टों को ऊपर नीचे कर स्वर को ऊंचा नीचा किया जा सकता है। तैयार है तबला लय और ताल की आनंद वर्षा करने को, प्रकृति के संगीत से संगत करने को। सचमुच प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है संगीत, लय और ताल। कहाँ नहीं है लय और ताल? झरझर झरते झरने में, टपकते पानी में, पक्षियों की कलरव में और पत्तों की सरसराहट में। हाँ, प्रकृति की इन ध्वनियों से ही प्रेरित है हमारा संगीत। क्यों ना हम कुछ पल ठहर कर इस संगीत को खोजें और इस अपूर्व आनंद का अनुभव करें। भैया कुछ बजा के सुनाइए ना। कार्तिक, हम 3 ताल में एक तिरकिट का रेला आपको सुनाते हैं।